हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके मैराथन की क्लास यूपी ट्रिपल एससी की लगातार आपकी क्लास ली जा रही है और आपके अब जाके जो है मैराथन ली जा रही है। तो अब पेपर तक आपकी एक एक घंटे की मैराथन होगी, जिसमें से आपके टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन होंगे और उन्हें आपको देखना होगा। वहीं वो सारे जितने क्वेश्चन होंगे वो मैं अपने आप से नहीं बनाती हूँ, बल्कि आपको प्रीवियस ईयर ही मिलेगा। तो जितना आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट की आपकी मैं क्लास करवा रही हूँ लगातार। तो इसके आप क्या करेंगे, डेली तैयारी करेंगे। डेली जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबानी होगी ताकि नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना होगा ताकि उन्हें भी पता चले। ठीक है, तो वो भी इससे जुड़ेंगे। और दूसरी बात, जिन्होंने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकता है। मैराथन की प्लेलिस्ट बनी हुई है। दूसरी आपकी बनी है जो हमने 40 क्लास पहले ली थी, जिसमें प्रैक्टिस सेट आपकी होती थी 50 क्वेश्चन की, तो वो आपको अलग से मिल जाएगा। तो 50 क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट जो है आपकी जीके प्रैक्टिस सेट करके, जीएस प्रैक्टिस सेट करके बना होगा, वो आप जाएंगे। करंट अफेयर की क्लास भी आपकी चल रही है, तो करंट अफेयर के लिए भी आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे। और आपकी अब मैराथन की ले रही हूँ, तो मैराथन की भी आपकी जो है वो बन गया है, प्लेलिस्ट बन गया है। आपको इसमें भी मैराथन मिल जाएगा, इसमें भी मैंने ऐड कर दिया, इसमें भी ऐड कर दिया है, तब दोनों जगह से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। आज का जो है हमारा, हमने इकोनॉमिक्स कर लिया था, ज्योग्राफी कर लिया था हमने जो है, और अब हम बात करते हैं नहीं हिस्ट्री और उसमें। तो अब हम बात करेंगे किसके, अब हम बात करेंगे इस पे क्या है आपका पॉलिटी पे। पॉलिटी से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, तो पॉलिटी से अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, और इस पे आप ध्यान देंगे और एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे ध्यान से, ताकि क्वेश्चन कहीं से जो है आपका छूटे ना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला टॉपिक हमारा है पॉलिटी से, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है। अब भारत के जो संविधान है उसकी विशेषताओं के बारे में बताएगा। तो चलिए इसका क्वेश्चन बनता है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को माना गया है, ठीक है, तो क्या माना गया भारतीय संविधान को, क्या माना गया है, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। यानी रूप विधान में क्या है, एक संघीय है, लेकिन भावना में देखी जाए तो भारत का संविधान जो है एकात्मक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारतीय संविधान को रूप विधान में संघीय, भावना में एकात्मक कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक संविधान भी कहा जाता है। तो इसे अर्धसंघात्मक संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 26 जो है नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 में यानी 1949 में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर को अपनाया गया था। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है आपका संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। लेकिन संविधान जो है, भारत का संविधान लागू कब हुआ, तो ये आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950 जो है 50। आपका अपनाया गया था 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को अपनाया गया था, लेकिन लागू जब हुआ तो ये लागू हुआ 26 नवंबर को, 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को कैसी समानता देता है। तो ये भारत का जो संविधान, ये मूल अधिकार के बारे में बता रहा है, तो ये अपने नागरिकों को कैसी समानता देता है। तो इसमें आपका देता है हैसियत और अवसर की जो है समानता देता है। हैसियत यहाँ पे आपका मतलब ये है कि जो आपका 14 है, ठीक है, आर्टिकल 14 है, उसमें आपका क्या कहता है, अवसर की समानता नौकरी वोकरी में। ठीक है, तो ये उसी की बात कर रहा है कि किसमें समानता होनी चाहिए, नौकरी वोकरी में। हालांकि इसके जो है अपवाद भी हैं, जिसमें SC ST का जो आरक्षण है, तो वो आरक्षण एक अलग बात होगी। ठीक है, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपका, हैसियत को आप जो है प्रतिष्ठा भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है, यानी जो भारत का जो संविधान का जो प्रस्तावना है उसका क्या उद्देश्य है। तो उसका उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा, एक राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये उसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुरक्षित करना है। ठीक है, प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या है। तो भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर होने चाहिए। ठीक है, हालांकि इसमें भी अपवाद है आपका। तो अगला है आपका क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। तो ये आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, अब ये कानूनी बन गई है। जो आपकी संपत्ति थी, संपत्ति का अधिकार, तो ये आपका अब कानूनी बन गई है और ये आर्टिकल 300A में चला गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है। प्रतिबद्ध या न्यायतंत्र कहाँ से हो जाएगा, हमारे यहाँ तो जो है स्वतंत्र न्यायतंत्र है ना। ठीक है, प्रतिबद्ध नहीं है। अर्धसंघीय संरचना है, लिखित और संविधान की सर्वोच्चता है, शक्तियों का वितरण भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी विशेषता है संविधान की, लेकिन प्रतिबद्ध न्यायतंत्र की विशेषता नहीं है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे मुख्य विशेषता नहीं है, तो ये द्विस्तरीय सरकार नहीं है। हमारे यहाँ द्विस्तरीय सरकार नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, तो आपका 73वें और 74वें संविधान संशोधन के लागू के बाद संविधान में त्रिस्तरीय सरकार, केंद्र, राज्य और स्थानीय की व्यवस्था की गई थी। तो द्विस्तरीय नहीं होगा, क्या होगा, त्रिस्तरीय होगा, ध्यान रखेंगे। और त्रिस्तरीय किसके द्वारा लाया गया था। तो ये बलवंत राय मेहता के द्वारा लाया गया था। बलवंत राय मेहता, नाम सुने होंगे ना बलवंत राय मेहता का, तो ये वही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है ने किस वर्ष में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 को। 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके तहत ही 1774 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 1774 ना देकर 1773 है और ये 73 आपका रेगुलेटिंग एक्ट का है। तो इसमें आंसर तो आपका कोई नहीं होगा। अगर आपको लगाना भी होगा तो आप इसी पे लगाएंगे 1773 पे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा इसे और क्या कहते हैं, इसे जारी किसने किया। तो देखते हैं 26 मार्च 1774 को द लेटर्स ऑफ पेटेंट जारी किया गया। द लेटर्स ऑफ पेटेंट जारी किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था, यानी लिखा गया था। तो ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा मूल संविधान लिखी गई थी। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा के रूप में जाना गया है। तो ये प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन योजना के तहत
गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था कैबिनेट मिशन की जो है अंतरिम सरकार की घोषणा। तो ये 24 अगस्त 1946 को की गई थी। और वायसराय इसमें क्या था? कार्यपालिका का पदेन था। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो ये इसे आमुख कहा जाता है। भारत की संविधान की प्रस्तावना को आमुख कहा जाता है। आमुख यानी प्रेम्बल कहा जाता है। ठीक है, प्रेम्बल या उद्देशिका कहा जाता है। ठीक है, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में और भी शब्द जोड़े गए। वो शब्द कौन कौन से हैं देखेंगे। तो 3 शब्द थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द भारत के जो है संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इससे आपका क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था? 1935 में तो ये M.N. रॉय ने दिया था। सबसे पहले M.N. रॉय ने 1935 में क्या किया था? संविधान सभा का क्या दिया था? सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो ये थी 15 महिलाएं। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो है मूर्त रूप से किसने दिया? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसकी? 1935 के संविधान का सुझाव। तो मूल रूप से तो मूर्त रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, लेकिन ऐसे ही उन्होंने दिया था, तो ये दिया था M.N. रॉय ने। ठीक है, अमूर्त रूप से। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी सदस्य बने थे। अस्थायी सदस्य बने थे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे 9 दिसंबर को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन इनकी जो है मृत्यु होने के बाद 11 दिसंबर को किसको स्थायी रूप में बनाया गया? तो स्थायी रूप में बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, स्थायी रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो पहला अधिवेशन अभी हमने देखा, तो ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ। दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को हुआ और तीसरा 13 दिसंबर 1946 को। तो 9, 11, 13 यही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था डॉक्टर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ओके, तो ये रखा था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था? पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत जो है संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपस्थित जो है उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके कौन? H.C. मुखर्जी। ठीक है, H.C. मुखर्जी संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। ठीक है, ठीक है, H.C. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका PDF में मिल जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान लिखा गया था, तो भारत का संविधान कितने लिखा गया था? तो ये 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, यानी 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। ठीक है, तो ये इसके क्या हैं? देखिए यहाँ पे 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था भारतीय संविधान को लिखने में। अगला क्वेश्चन है आपका,
भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था पारित संविधान सभा को, तो ये 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो ये औद्योगिक क्रांति नहीं है, बाकी सब हैं आपके। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक, ये सभी है, लेकिन औद्योगिक क्रांति रीज़न नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए थे? तो ये लिए गए थे फ्रांसीसी संविधान से लिए गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया? संघवाद, तो ये कनाडा देश से लिया गया संघवाद। ठीक है, कनाडा से अभी भारत का मनमुटाव है ना, वो आपका खालिस्तान से रिलेटेड। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है आपका। अच्छा, भारत का जो अनुच्छेद है, प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का क्या है? एक संघ है, ये पहले अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो इसमें से क्या निश्चित नहीं है? यह लिखित संविधान है, हाँ है। यह अनुन्वय है, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है कुछ भाग के रूप में, यानी इसके मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। बात तो सही है। अगला है, यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। ये भी बात सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, राज्यपाल। इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जाता है, ये सही नहीं है। ओके, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? त्रिस्तरीय सरकार है, यस है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी है, लेकिन सबसे छोटा लिखित संविधान नहीं भाई, नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना, ध्यान में रखेंगे, सबसे बड़ा। ओके, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान कितने शब्दों में बना है? तो ये बना है 12,000 जो है, नहीं, एक मिनट, 1,20,000 शब्दों में बना है। ठीक है, 1,20,000 शब्दों में भारत के संविधान बना है। इसके मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अब वर्तमान में कितनी हो गई हैं? तो 25 भाग हो गए हैं, 468 इसके अनुच्छेद हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे बृहद संविधान है और 1,20,000 इसके शब्द हैं। ठीक है, अगला है, भारत के संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो ये हो गई है 12। मूल, अगर यहीं पे मूल कह देता तो हमें कंडीशन रख देता, तब हम 8 लगाते, लेकिन इसने सिर्फ पूछा भारत संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो आप लगाएंगे 12। ठीक है, हमारा जो है अगला टॉपिक शुरू होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो ये है 49, जो कि राष्ट्रीय महत्व यानी स्मारकों और स्थानों वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित बातें करता है। ये 49 बताता है। ठीक है, 48 क्या कहता है? 48A, तो ये कृषि से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, तो
48 जो है आपका ये संबंधित है कृषि एवं पशुपालन संगठन, और 48A आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो ये आपका कृषि से संबंधित है और ये आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। और 50 आपका ये है न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने के लिए बताता है 50, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वे आदर्श हैं, यानी अब डैश वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आदर्श वे आदर्श हैं जिन्हें नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया कहाँ से गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, आयरलैंड से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान की जो है के लिए DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित हैं। तो ये प्रेरित है आयरलैंड से, मैंने अभी बताया। अगला क्वेश्चन है आपका 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा जो है DPSP राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया। तो ये मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंध करना, या फिर आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकता, या फिर आपकी है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो क्या हो जाएगा, ये समान न्याय और जो है विधिक सहायता, ये क्या है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक है। और ये जोड़ा किस में गया है, तो ये आर्टिकल 39 क में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य के नीतियाँ बनाते समय ध्यान में रखना चाहती हैं। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। कई तरीके से आपके क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो ये भाग 4 में है, ठीक है, भाग 4 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। तो ये शामिल है 36 से लेके 51 तक, ठीक है, 36 से लेके 51 तक। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो ये करता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 कहता है राज्य को कि ग्राम पंचायतों के आयोजन देखे, ठीक है, तो ये 40 कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका अच्छा, इसमें क्या है, समान नागरिक संहिता है, ठीक है, समान नागरिक संहिता 44 में। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, कौन सा करता है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं, न्याय प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मौलिक अधिकार, मतलब आपका अगला टॉपिक क्या है, मौलिक अधिकार और कर्तव्य से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। तो ये 14 है, जिसमें कानून के सामने सभी समान हैं, ऐसा बोला जाता है, ठीक से इसमें कहा गया है। और ये भाग 3 में है और 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा स्रोत कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार आपका लिया गया है USA से, कहाँ से, तो ये लिया गया है USA से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून की समानता का प्रावधान करता है। 14 करता है, ये अभी बताया। अगला क्वेश्चन है डैश के पास मौलिक कर्तव्य अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है, यानी मौलिक अधिकार कौन लागू करता है, तो किसके पास होता है अधिकार। ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास होता है, सुप्रीम और हाई कोर्ट के पास होता है, सुप्रीम और हाई कोर्ट के पास होता है।
अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा, मौलिक अधिकारों की जो न्यायिक संरक्षण है, तो ये अनुच्छेद 32 के तहत आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में, और राज्य के लेवल पे तो आप 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, यानी हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है, तो ये आपका अस्पृश्यता का निषेध नहीं शामिल है। अस्पृश्यता आपका किस में है, तो ये आर्टिकल 17 में है, छुआछूत की भावना। ठीक है, तो अस्पृश्यता नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म श्री को प्रारंभ किया, तो ये अनुच्छेद 18 के तहत पद्म श्री और पद्म जो है रत्न, भारत रत्न शुरू किया इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची जो है मिलानी है, सूची ए को सूची बी से। तो प्रावधान एक तरफ दिया गया है और एक तरफ अनुच्छेद दिया गया है। तो धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करना, ये आपका आर्टिकल 15 में दिया गया है। कारखानों में बालकों के नियोजन का जो है, आप 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, अब आया। तो यहाँ पे धर्म और वंश से, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं, यानी भेदभाव का प्रतिषेध होगा, तो ये है आपका आर्टिकल 15। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, तो ये आपका आर्टिकल 24 में है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी, तो ये आर्टिकल 22 में है, और अस्पृश्यता उन्मूलन आपका 17 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने मिला दिया है, आप आंसर टिक कर दीजिएगा। आंसर क्या है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है, तो ये करता है आर्टिकल 21। ठीक है, जिसमें प्राण एवं देह की बात की गई है, तो इसमें क्या है, ये रक्षा करता है विदेश यात्रा के अधिकार की। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मंजूरी कराने पर प्रतिबद्ध करता है, तो ये 23वां जो है अनुच्छेद है। ठीक है, और इसमें क्या है, तो यहाँ पे आपका आ जाता है बालकों से जबरदस्ती काम करवाना, मतलब बालकों से जो है कारखानों में काम लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, तो ये करता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये करता है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की रक्षा। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये बात की गई है 29 और 30 के तहत। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है, तो आर्टिकल 29 है। ठीक है, आर्टिकल 29 है। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण का उल्लेख करता है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी जो है आप किसी भी धर्म का वो कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं, तो उसकी आपको स्वतंत्रता है। 27 आपका कहते हैं ये विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर संदाय से संबंधित स्वतंत्रता, यानी धार्मिक मामलों में आपको कर नहीं देना है। और अनुच्छेद 30 में आपका अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना तथा उसे संचालित करने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की, क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों की जो है हित निहित हैं,
तो ये आर्टिकल 29 में ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो ये अल्पसंख्यकों के हित निहित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, तो ये करता है आर्टिकल 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। मौलिक अधिकार उम्र पर आधारित है, ऐसा नहीं है भाई। मौलिक अधिकार कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। एक मिनट, इसमें आपका क्या दिया है, गड़बड़ हो गया है क्या? कुछ तो गड़बड़ हो गया है मेरे से। अच्छा, हाँ ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है आपका, एक मिनट, क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार उम्र पर आधारित है, नहीं। प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार मौलिक अधिकार मिलते हैं, नहीं। मौलिक अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकार है और हस्तांतरण अधिकार है, नहीं। ये मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, ये सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, आर्टिकल 32 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व तो सौंपा है, तो ये सौंपा है उच्चतम न्यायालय को। ये मौलिक अधिकारों के क्या करता है, लागू करता है। अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग में संबंधित है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है मौलिक अधिकार से। ठीक है, किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का अधिकार एवं मौलिक अधिकार संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका शिक्षा का अधिकार, ये आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A में शामिल है। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करता है, तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। ये किया गया था सर्व शिक्षा अभियान के तहत 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क शिक्षा जो है अनिवार्य रूप से कराना अनिवार्य था। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार इसका भी। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21A से संबंधित है। इस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 29 और 30 का प्रबंध संबंध यानी 29 और 30 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों से है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये हैं 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क में 51 अनुच्छेद 51 क को जोड़ा गया, जो कि मूल अधिकार में मूल कर्तव्य में पहले 10 थे, अब कितने हो गए हैं, तो अब हो गए हैं 11। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया था 11वां मूल कर्तव्य, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क जो है बच्चों को शिक्षा का अवसर के बारे में बात किया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
संविधान सभा में कितने मूल कर्तव्य थे? तो थे आपके 10 मूल कर्तव्य थे। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किसके द्वारा जोड़ा गया? तो ये किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में मौलिक अधिकार जो है मौलिक कर्तव्यों को लिखित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य आपके हैं भाग 4 क में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के जो है कहने पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने के लिए सुझाव दिया था? तो अभी हमने देखा कौन है वो, स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो ये हैं जो है आपका पूछा क्या है 42वें संविधान संशोधन, तब ये 10 हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछेगा 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, तब आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे और आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगी आपको क्लास। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य में आपका भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना ये भी है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद विकसित करना ये भी है। तो ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य में आपका लोक चुनाव वोट डालना, तो चुनाव में वोट डालना ये मौलिक कर्तव्य जो है कर्तव्य में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख इसमें से कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है भाग 4A में। अगला क्वेश्चन है संसदीय, अब टॉपिक आपका आता है संसदीय टॉपिक हमारा है अब क्या, संसदीय प्रणाली। ठीक है। संसदीय प्रणाली हमारी टॉपिक है। अब हम इस पे देखते हैं क्वेश्चन। तो इस पे पहला क्वेश्चन है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो ये आपका कौन शामिल नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते हैं, बल्कि उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये शामिल होते हैं भारत की संघ कार्यकारिणी में। अगला क्वेश्चन है आपका, क्योंकि राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है ये राज्य कार्यकारिणी का हिस्सा होता है, ना कि संघ कार्यकारिणी का होता है। ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा, भारत का राष्ट्रपति देश का राष्ट्राध्यक्ष और प्रथम नागरिक होता है। 5 वर्षों के लिए इसकी क्या होती है, इसका कार्यकाल होता है, और भारतीय सशस्त्र सेना की कमान को संभालता है। तीनों सेनाओं का ये जो है प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के डैश के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो ये है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के तहत इसके पास अध्यादेश जारी करने का क्या है, अधिकार है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? राज्यसभा की बात कर रहा है, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करता है राष्ट्रपति। और ये किस में कहा गया है, आर्टिकल
जो है 80 ए में, ठीक है, ए क या 1 कुछ भी कह सकते हैं, और 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 83 के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों को क्या करता है, शामिल करता है, तो मनोनीत करता है। ये है 80 क में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा की बात हो रही है तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है, तो यह राष्ट्रपति के पास होती है। अगला क्वेश्चन है, ये आर्टिकल किसमें कहा गया, आर्टिकल अनुच्छेद 244 क तथा 5वीं जो है अनुसूची के तहत कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो ये उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति किसे देता है, तो ये राष्ट्रपति को देता है, यानी एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये किस में दिया गया है त्यागपत्र वाला, तो ये आर्टिकल 56(1) में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक है, सही है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, ये भी बात सही है। महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से होना चाहिए, ये भी बात सही है। और यहाँ पे राष्ट्रपति, आंसर क्या जाएगा, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत पूछा था। अच्छा ठीक है, किस भारतीय, अच्छा भारत का राष्ट्रपति होगा एक, और ये किस में कहा गया, तो ये आर्टिकल 52 में कहा गया। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। आयरिश स्वतंत्रता संग्राम, तो ये वीवी गिरी ने लिया था, वीवी गिरी ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, डिटेल देख लेते हैं इसका। वीवी गिरी ने 1913 में डबलिन यूनिवर्सिटी में वकालत की पढ़ाई के लिए जो है दाखिला लिया था, और उसके बाद उन्होंने वर्ष 1916 में उन्होंने आयरलैंड के सीन फेन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। सीन फेन आंदोलन, ठीक है, जो आयरलैंड की आज़ादी और श्रमिकों का आंदोलन था। इसके पीछे वहाँ के कुछ क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोगों का हाथ था। इनसे वे व्यक्तिगत रूप से संपर्क में थे। कानूनी शिक्षा पूरी कर सकने में ये क्या हुए, रह गए, और काले से इन्हें क्या किया गया था, निकाल दिया गया था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं, तो नीलम संजीव रेड्डी 6वें राष्ट्रपति हैं भारत के, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। डिटेल देखते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष था, 25 जुलाई से लेके 1977 से 25 जुलाई 1982 तक इनका क्या था, कार्यकाल था। भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, और आपको याद होगा 1978 में ही आपके मोरारजी देसाई की भी आई थी, और ये भी गैर कांग्रेसी जो है प्रधानमंत्री थे, है ना, ये बात आपको ध्यान में होगा, ठीक है। तो दोनों ही गैर कांग्रेसी थे, और राष्ट्रपति भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति है, ये नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको निर्विरोध निर्वाचित किया गया था, यानी इनके खिलाफ किसी ने विरोध नहीं किया था।
अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित की हुआ था? तो ये हुआ था आपका नीलम संजीव रेड्डी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो ये हुआ था एन संजीव रेड्डी। तो ये कई तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं और जिस पेपर में आया हुआ है वही मैं दिखा रही हूँ। आप देखे होंगे हर क्वेश्चन के नीचे आपके दिया हुआ है कि किस पेपर में आ चुका है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है और ये PSSSC करवाता है तो आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैं सारे आपके प्रीवियस ईयर लेकर आई हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो ये 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अब 15वें राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू हैं अब क्या 15वें राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, श्री राम नाथ कोविंद भारत के, देखिए फिर से आया, और ये कब आया था, किस में आया था? 2018 में ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में। और ये वही बात फिर से है कि रामनाथ कोविंद कौन से राष्ट्रपति थे? तो 14वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को क्या करता है? तो ये शपथ दिलाता है। और ये शपथ की बात किसमें कही गई है? तो ये आर्टिकल 60 में की गई है। 60 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को क्या किया जाता है? शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, अगर सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होता है तो वो दिलाता है, अगर मुख्य न्यायाधीश क्या है अनुपस्थित होता है, नहीं होता है, तो उस समय उस हालात में कौन दिलाता है? तो उसी सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव 66 के तहत होता है। आर्टिकल 66 के तहत होता है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, ये आर्टिकल 66 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये कैसे होता है, विधि क्या है? तो ये संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। ठीक है, ये इसका विधि है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले अपने पद पर से हटने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये है राज्यसभा के पास, उपराष्ट्रपति की बात हो रही है ना, तो उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले अपने पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो ये राज्यसभा को है, क्योंकि राज्यसभा का ही सदस्य होता है, सदस्य नहीं होता है लेकिन सभापति होता है, तो इसे हटाने का अधिकार भी किसको होगा? राज्यसभा को होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इसमें बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, उसके पहले 14 दिन पहले उसे सूचना दे देनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा गया है। तो क्या कहा जाता है? तो इसमें जो है आपका आंसर जो है कुछ और दिया, मैं एक्सप्लेन देखते हैं, हम फिर बात करते हैं। ठीक है, तो परिहार का अर्थ होता है दंडादेश की मात्रा को उसकी चरित्र में परिवर्तन के बिना सज़ा की मात्रा को कम करना। ठीक है, तो यहाँ बात है, तो यहाँ पे ना इन्होंने दंड विराम कर दिया है, दंड विराम नहीं हो तो इसमें कमी करता है, ये होता है आपका दंडादेश होता है। ठीक है, दंडादेश तो आपका होना तो यही तो था, लेकिन ये गलत हो गया है, तो इसमें आप सभी को नंबर मिला था। ठीक है, सभी को नंबर मिला था इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो ये राष्ट्रपति को है। तो ये मृत्युदंड बस विराम किया जाता है कुछ कंडीशन में, लेकिन रोका नहीं जाता है। तो
तो कुछ कंडीशन में मतलब कुछ कंडीशन में क्या किया जाता है, बस कुछ जो है विराम कर दिया जाता है। जैसे अगर वो महिला है कोई, तो अगर प्रेग्नेंट है तो बच्चे के साथ उसे फांसी नहीं दी जा सकती। तो फिर ऐसा होता है, इस ऐसे कंडीशन में क्या होता है, फिर नहीं हुआ है, तब जो है बच्चे के जन्म के बाद ही जो होना होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2018 से राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं वेंकैया नायडू, राज्यसभा के अध्यक्ष, लेकिन अब नहीं हैं। ठीक है, अब कौन हो गए हैं? तब तो हो गए हैं आपके जगदीप धनखड़ हो गए हैं ना। तो ये अगस्त 2018 की बात हो रही है। तो अब कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति सभापति हो गए हैं राज्यसभा के, ध्यान रखेंगे नहीं जो है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन संसद सदस्यों के अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति जो है होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति अंतिम निर्णय लेता है। दल बदल कानून संबंधी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में यदि सदस्य लोकसभा से संबंधित है तो क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो यहाँ पे बोला है कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? तो ये लेता है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना में की गई थी, ताकि संसद के प्रति सरकार का जवाबदेही को क्या किया जाए? मजबूत किया जाए। फिर से पढ़ लेते हैं, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना किस सन में की गई? ठीक है, संसद के प्रति सरकार के जवाबदेही और मजबूत किया जा सके, तो ये किया गया था 1993 में किया गया था। ठीक है, 1993 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान निम्नलिखित में से कौन सा एक वह मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? तो ये होती है संसदीय प्रणाली किस पर संचालित होती है? ये होती है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। ठीक है, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर से मैं देख लेती हूँ। एक वह कौन सा एक वह मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? तो ये संचालित होती है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होना। अगला क्वेश्चन है आपका, ये लोअर सब ऑर्डिनेट में आ चुका है, 2021 में आया था। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो ये आरक्षित है 131 आरक्षित हैं, जिसमें से 84 और 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। ऐसे करके इन्हें प्लस जब करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 131। ठीक है, 131 पूरी टोटल आ जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इसमें 84 किसकी है? अनुसूचित जाति के। 47 किसकी सीटें हैं? तो ये अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत इस विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी 13 मई 1952 को पहली लोकसभा जो है आयोजित हुआ था। ठीक है, 13 मई 1952 को। ठीक है, और 17 अप्रैल 1952 को ये क्या हुआ? अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना तब उठाई जाती है जब एक संसद सदस्य को लगता है
कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है, उस समय व्यवस्था का प्रश्न क्या किया जाता है, उठाया जाता है। जब ऐसा लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों पर नहीं हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इसे इंग्लिश में और क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है। तो संसद का कार्य क्या नहीं है, संसद विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य यानी धन बिल और बजटीय कार्य करती है। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देती हूँ। ठीक है, और फिर बात करता है इसमें, संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। ठीक, संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है, लेकिन आपका ये नहीं है, संसद के पास न्यायिक कार्य नहीं है, बल्कि संसद के पास न्यायिक कार्य हैं। ठीक है, तो इसने गलत बोला है, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि कितने माह की होनी चाहिए। तो ये 1 माह की होनी चाहिए। 1 माह से पहले ही आपको क्या करना चाहिए, निजी विधेयक पेश करने की सूचना देनी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों की समर्थन कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 50। अगर संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है तो कम से कम 50 सदस्यों का आपके पास समर्थन होना चाहिए, 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में क्या होता है, पास वोट डालने का अधिकार फिर किसको होता है। तो ये क्या होता है, टाई हो जाता है जब वो जो है मतदान, तब ये लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, स्पीकर, उसे अधिकार है कि वो अपना मत देकर इसे क्या करे, अपना मत दे। ठीक है, तो वो अपना मत देता है किसी भी इस रूप में, तो ये स्पीकर का काम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वही चीज़ जो मैंने अभी बताया, सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड में दिया हुआ है। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है। तो अधिकतम ताकत मतलब अधिकतम सीटें कितनी हैं, तो ये 550 हैं। ठीक है, लोकसभा की पहले 552 थी, अब 2 हटा दी गई हैं, यानी एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, 550 बची हैं। अगला क्वेश्चन है, यह डिटेल आपका दिया हुआ है, अब देख लेंगे। चलिए देख लेते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती थी, लेकिन अब नहीं है क्योंकि एंग्लो इंडियन हटा दिया गया। तो इनमें से अधिकतम 530 सदस्य जो हैं राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से और 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं और 2 जो सदस्य होते हैं वो आंग्ल भारतीय समुदाय से। इसीलिए इन दोनों को हटा दिया गया, आंग्ल भारतीय समुदाय को हटा दिया गया। अब कौन से हैं, तो ये संघ जो है आपके राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से हैं और आपके किससे हैं, संघ से। ठीक है, तो संघ क्षेत्रों से हैं, तो इन्हीं को मिलाकर है अब खाली। अच्छा, आर्टिकल 104 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आर्टिकल 334 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्यसभाओं में आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त किया। तो अगर ये पूछे कि जो 2 आंग्ल जो भारतीय सदस्य थे उन्हें किस आर्टिकल के तहत हटाया गया, समाप्त किया गया, तो आर्टिकल 30 यानी 334 के तहत किया गया। और कौन से संविधान संशोधन, तो 104वां संविधान संशोधन 2019 में। ओके, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका,
विधायी मामलों में दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा को कौन सा विधेयक को छोड़कर लगभग समान शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो धन विधेयक को छोड़कर दोनों को लगभग समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पारित होती है, राज्यसभा में नहीं। यही इन दोनों में फ़र्क है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये कितने हैं? तो ये 543 जो है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा इसमें एक बात और कह दी गई कि 82वें संविधान संशोधन द्वारा 170(3) में संशोधन कर इसे कहा गया 2026 तक, अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो आपसे पूछेगा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 83 खंड 2 में है। ठीक है, भाग 2 में है। तो ये थे हमारे आज के जो है पॉलिटी के क्लास। हमने जो है आज जो है जितनी भी की, उसके बाद हम आज के टॉपिक जो हमने लिया वो सारे इम्पॉर्टेंट थे। आप ध्यान में रखेंगे सारी चीज़ें। बहुत अच्छे से मैंने जो है समझाया भी है और क्वेश्चन भी मैं वही रखी हूँ जो आपके काम का है। कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। आपको खुद इससे पता चल रहा होगा कि हमें फालतू करा रही हूँ या नहीं करा रही हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए फटाफट, और जो है चलिए लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आपसे फिर यही कहूँगी कि कल आपकी जो मैराथन होगी, आप उसमें भी आप जो है आएंगे और देखेंगे क्लासेस। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि हाँ मेरी क्लास आ चुकी है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।